नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है साहस। मेरा नाम सुमित्रा देवी है। लोग मुझे प्यार से सुमित्रा जी कहते हैं। उम्र अभी अभी 65 वर्ष पूरी हुई है। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैंने अपने परिवार को समर्पित कर दिया था। पहले अपने पति को, फिर अपने इकलौते बेटे अजय को। मेरे पति का देहांत 10 साल पहले हो गया था। उसके बाद से मैं अकेली थी, लेकिन अजय मेरी जिंदगी का केंद्र था। मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी के लिए भी पूरी ताकत लगाई। मुझे लगा कि एक अच्छी बहू आएगी तो घर फिर से हंसता खेलता हो जाएगा, लेकिन जिंदगी ने मुझे कुछ और ही सिखाया। पिछले 5 साल मेरे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब अजय ने रिया से शादी की। रिया एक आधुनिक, आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। दिखने में सुंदर, बोलने में तेज और फैसले लेने में बिल्कुल स्पष्ट। शादी के समय मुझे लगा कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी जीवन साथी मिली है। रिया नौकरी करती थी, एक बुटीक में, जैसा उसने बताया था। उसने कहा था कि उसकी सैलरी बहुत अच्छी है और वो घर के खर्च में बराबर का योगदान देगी। मैंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आखिर बेटे बहू दोनों कमाते हों तो घर अच्छे से चलता है। शादी के बाद हम तीनों एक ही घर में रहने लगे। वो घर जो मैंने और मेरे पति ने मिलकर बनाया था। हर ईंट में हमारी मेहनत लगी थी। 30 साल की नौकरी के बाद मैं रिटायर हुई थी। मेरी पेंशन आती थी और कुछ बचत भी थी। घर मेरे नाम पर था। मुझे लगा कि अब मैं आराम करूंगी, थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी और पोते पोतियों के साथ समय बिताऊंगी। लेकिन रिया के आने के साथ ही सब कुछ बदल गया। पहले पहले तो सब ठीक था। रिया मुझे मम्मी जी कहती थी। मैं उसके लिए खाना बनाती, वो ऑफिस से आकर थककर सो जाती। मैं सोचती कि नई नई शादी है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो मुझे सुमित्रा जी कहने लगी। पहले लगा कि शायद औपचारिकता है, लेकिन फिर आदेश देने का लहजा शुरू हुआ। सुबह उठते ही कहती, सुमित्रा जी, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दीजिए ना। मैं बनाती। फिर कहती, सुमित्रा जी, जरा ये कपड़े प्रेस कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं कर देती। शाम को जब उसके दोस्त आते तो कहती, सुमित्रा जी, आज मेरी सहेलियां आ रही हैं, कुछ अच्छा स्नैक्स बना दीजिए और हाँ, डिनर भी स्पेशल रखिएगा। मैं चुपचाप सब करती रही। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि परिवार टूटना नहीं चाहिए। अजय बहुत व्यस्त रहता था। उसका अपना बिजनेस था जो अभी अभी शुरू हुआ था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से आता। रिया और उसके बीच कभी कभी झगड़ा होता तो मैं बीच में पड़कर मामला शांत कर देती। मुझे लगा कि बहू को समय चाहिए, वो नई है, घर संभालना सीख रही है। मैंने सोचा कि अगर मैं सब संभाल लूंगी तो घर में शांति रहेगी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे रिया ने मुझे अपना निजी सेवक समझ लिया। घर की सारी सफाई मैं ही करती, कपड़े धोना, प्रेस करना, बर्तन मांजना सब मेरे जिम्मे। रिया कभी किचन में नहीं आती थी। वो कहती, सुमित्रा जी, आप तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, मुझे तो आता ही नहीं। मैं मुस्कुराकर बना देती, लेकिन अंदर से एक टीस उठती। जब उसके दोस्त आते तो वो मुझे रसोई में ही रखती। खाना परोसने के बाद मैं अपने कमरे में चली जाती। बाहर बैठकर वो अपने दोस्तों को बताती, मैंने आज स्पेशल पनीर टिक्का बनाया है। मैं सुनती रहती। क्रेडिट हमेशा उसे मिलता, मुझे कोई पूछता तक नहीं। मैं घर में अदृश्य हो गई थी। 5 साल ऐसे ही बीत गए। मैंने कभी शिकायत नहीं की। अजय से कभी नहीं कहा। वो पहले से ही तनाव में था। बिजनेस में उतार चढ़ाव थे। रिया के खर्चे बहुत थे, महंगे कपड़े, कॉस्मेटिक्स, बाहर डिनर। मैं चुप रहती, सोचती कि शायद यही मेरा कर्तव्य है। सास होना यही मतलब है, त्याग करना, सहना। लेकिन धीरे धीरे मेरा धैर्य कम होने लगा। रात को अकेले में मैं रोती, सोचती कि क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है, अपने ही घर में एक मुफ्त की नौकरानी बनकर। फिर आया वो मंगलवार, दिसंबर की ठंडी सुबह। मैं रसोई में थी, सुबह की चाय बना रही थी। बाहर कोहरा छाया था, घर में हल्की ठंडक थी। अचानक रसोई का दरवाजा खुला। रिया आई। उसने एक महंगा लाल रंग का गाउन पहना था, बाल खूबसूरती से बांधे थे। ऊंची एड़ी की सैंडलेट टाइल्स पर ठक ठक कर रही थी। उसकी आवाज में हमेशा की तरह वो घमंड भरी मुस्कान थी। वो बिना नमस्ते किए सीधे काउंटर के पास आई। मैंने मुड़कर देखा।
वो कुर्सी पर आराम से बैठ गई, पैर पर पैर चढ़ाकर, जैसे कोई रानी हो। उसने कहा, सुमित्रा जी, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। मैं चाय उड़ेल रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इंतजार किया। वो आगे बोली, इस दिवाली और नए साल पर मेरा पूरा परिवार यहाँ आ रहा है, पूरे 30 लोग। उसने पूरे 30 पर जोर दिया, जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। मुझे एक पल को लगा कि मैंने ठीक से सुना नहीं। 30 लोग हमारे घर में, जहां सिर्फ 3 कमरे हैं, जहां एक अतिथि कक्ष भी मुश्किल से है। वो आगे बताने लगी जैसे कोई सब्जी की लिस्ट पढ़ रही हो। मेरी बहन नेहा आ रही है, अपने पति और बच्चों के साथ। चचेरा भाई रोहन, जीजा विक्रम, मामा संजय, सब आने वाले हैं। मेरी भांजी भांजे भी होंगे। ये दिवाली और न्यू ईयर बहुत स्पेशल होने वाला है। वो थोड़ा रुककर मेरे चेहरे की प्रतिक्रिया देखने लगी। मुझे लगा कि मेरा चेहरा पीला पड़ गया होगा। मैंने चाय का कप नीचे रखा, हाथ कांप रहे थे। फिर उसने वो कहा जिसने मेरे अंदर की आखिरी चिंगारी को भी बुझा दिया, और हाँ, ये सब आप ही संभालेंगी। खाना, सफाई, बेडरूम तैयार करना, टेबल सजाना, सब कुछ। कम से कम 3 बड़े व्यंजन चाहिए, और वो चॉकलेट ब्राउनी भी जो आप इतना अच्छा बनाती हैं। घर को पूरी तरह सजाना है। इंस्टाग्राम के लिए सब परफेक्ट चाहिए। फोटो बहुत वायरल होंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा। 5 साल में पहली बार मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में कोई सम्मान नहीं था, कोई कृतज्ञता नहीं, सिर्फ अपेक्षा थी। जैसे मैं एक मशीन हूं जो बटन दबाओ और काम शुरू। मुझे याद आया पिछले साल उसकी सहेलियों की बर्थडे पार्टी। मैंने सुबह से रात तक खाना बनाया, सजावट की, फिर भी किसी ने मुझे धन्यवाद नहीं कहा। रिया ने इंस्टाग्राम पर फोटो डाली, मेरा परफेक्ट होम पार्टी। किसी ने नहीं पूछा कि ये परफेक्ट कैसे बना। मुझे याद आया वो दिन जब अजय बीमार था। मैंने रात रात भर उसकी सेवा की। रिया ऑफिस गई थी, कहकर गई थी कि मीटिंग है। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे याद आया जब रिया के मामा संजय पिछले साल आए थे, मैंने 3 दिन तक उनके लिए अलग अलग व्यंजन बनाए। वे खुश होकर गए, रिया को गिफ्ट दिए। मुझे सिर्फ एक मुस्कान मिली। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। 5 साल का गुस्सा, अपमान, थकान सब एक साथ बाहर आने को तैयार था। लेकिन मैं शांत रही। मैंने गहरी सांस ली, चाय का कप उठाया, धीरे से पिया, फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, परफेक्ट तो जरूर होगा रिया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि हमेशा की तरह मैं हाँ कह रही हूं। लेकिन मैंने आगे कहा, ये नया साल तुम्हारे लिए बहुत परफेक्ट होगा, क्योंकि मैं यहां नहीं रहूंगी। एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे घर की सारी आवाजें रुक गई हों। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह थोड़ा खुला रह गया। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, जैसे उसने ठीक से सुना नहीं हो। फिर कांपते स्वर में बोली, मतलब आप यहां नहीं रहेंगी? मैंने शांत स्वर में कहा, जैसा सुना वैसा ही। मैं छुट्टी पर जा रही हूं। तुम खाओ, पियो, बनाओ, संभालो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। उसका चेहरा लाल हो गया, पहले गुस्से से, फिर शौक से। 5 साल में पहली बार रिया पूरी तरह निशब्द हो गई थी। वो कुर्सी से उठी, मेरे करीब आई, जैसे हमेशा डराने के लिए करती थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, लेकिन मैंने सबको बुला लिया है, प्लान हो गया है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने सिर्फ 4 शब्द कहे, ये मेरा घर है। वो फिर चुप हो गई। उसके चेहरे पर भ्रम, गुस्सा, डर सब एक साथ थे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकले। मैं शांत भाव से कॉफी का कप धोने लगी, जैसे उसकी मौजूदगी का मुझ पर कोई असर नहीं। लेकिन अंदर से मुझे पहली बार आजादी की अनुभूति हो रही थी। 5 साल बाद मैंने अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले ली थी। वो पल मेरे लिए नया जन्म था। उस दिन से मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैं जानती थी कि आगे तूफान आने वाला है, लेकिन मैं तैयार थी। अब और सहन नहीं करूंगी। अब मेरी बारी थी। रिया की आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। उसका चेहरा पहले लाल हुआ, फिर पीला पड़ गया। वो कुर्सी से उठी और मेरे इतने करीब आ गई कि उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू मेरे नाक में घुस आई। उसने कांपते लेकिन तेज स्वर में कहा, सुमित्रा जी, आप मजाक कर रही हैं ना? आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने सबको बुला लिया है। मामा संजय ने तो हैदराबाद से फ्लाइट की टिकट भी बुक कर ली है। नेहा दीदी ने बच्चों की छुट्टियां प्लान कर ली हैं। विक्रम जीजा ने अपनी मीटिंग्स कैंसिल की हैं। ये सब कैसे रद्द होगा? मैंने शांत भाव से सिंक में बर्तन धोते हुए कहा, मैंने कुछ रद्द करने को नहीं कहा।
मैंने सिर्फ कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बाकी तुम दोनों संभाल लो। वो एकदम चीख पड़ी, लेकिन कैसे संभालेंगे? मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मेरा करियर है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती, और अजय तो दिन भर बाहर रहता है। मैंने मुड़कर उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो केटरर बुला लो। शहर में अच्छे अच्छे केटरर हैं। पैसा खर्च होगा, लेकिन परफेक्ट तो चाहिए ना इंस्टाग्राम के लिए। ये सुनते ही रिया का चेहरा और भड़क गया। वो बोली, केटरिंग पर लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? आप तो घर पर ही इतना अच्छा बना लेती हैं। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, जब मैं मुफ्त में कर सकती हूँ, यही सोचते हो ना तुम दोनों? वो एकदम चुप हो गई। उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। ठीक उसी समय बाहर से चाबी घुमाने की आवाज आई। अजय ऑफिस से जल्दी लौट आया था। रिया तुरंत हॉल की ओर भागी। मैंने दूर से उनकी फुसफुसाहट सुनी। रिया की आवाज में शिकायत और गुस्सा था, अजय की आवाज में हैरानी। थोड़ी देर बाद दोनों रसोई में आए। अजय थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिढ़ थी। रिया उसके पीछे पीछे खड़ी थी, जैसे कोई बच्चा मां से शिकायत लेकर जाता है। अजय ने गहरी सांस लेकर कहा, मां, रिया ने तुम्हारे फैसले के बारे में बताया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ी ज्यादा नाटकीय हो रही हो? दिवाली आने वाली है, परिवार एक साथ आएगा, अब सबको रद्द नहीं कर सकते। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरा अपना बेटा, जिसे मैंने गोद में खिलाया था, जिसके लिए मैंने रात रात भर जागकर पढ़ाया था, वही बेटा मुझे नाटकीय कह रहा था, क्योंकि मैं उसकी पत्नी की नौकरानी बनने से इनकार कर रही थी। मेरे सीने में कुछ ठंडा सख्त हो गया। मैंने कहा, नहीं अजय, मैं नाटक नहीं कर रही, मैं बस स्पष्ट हो रही हूं। अजय ने समझाने का लहजा अपनाया। मां, सबको बुलाया जा चुका है, रिया ने प्लान बनाया है, अब पीछे नहीं हट सकते, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, मैंने किसी को रद्द करने को नहीं कहा, मैं सिर्फ जा रही हूं, तुम दोनों संभालो। रिया बीच में कूद पड़ी। देखिए ना अजय, मैं कह रही थी ना कि ये पूरी तरह तर्कहीन हो गई हैं। मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? मैंने सबको बताया है कि इस बार बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, घर सजा होगा, खाना शानदार होगा। अब अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मैंने शांत स्वर में कहा, उन्हें सच बता देना कि तुमने बिना पूछे मुझे नौकरानी समझ लिया, और अब मैं नहीं कर रही, तुम गलत थी। अजय ने सिर पर हाथ फेरा। वो फंस गया था। एक तरफ पत्नी का दबाव, दूसरी तरफ माँ का फैसला। उसने कहा, माँ थोड़ा समझो, रिया अकेले 30 लोगों का खाना नहीं बना सकती। मैंने पूछा, क्यों नहीं बना सकती? मैं तो पिछले 5 साल से उसकी सहेलियों की पार्टियों के लिए अकेले सब संभालती आई हूं, अब उसकी बारी है सीखने की। रिया तुरंत भड़की, लेकिन मैं काम करती हूं, मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं जानती थी कि उसका करियर एक पार्ट टाइम बुटीक जॉब था, जो शायद अजय के किसी जानकार की वजह से मिली थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, तो केटरर ही बुला लो। अजय भड़क उठा, केटरिंग पर लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है जब तुम। वो रुक गया। मैंने उसकी बात पूरी की, जब मैं मुफ्त में कर सकती हूं, यही कहना चाहते थे ना? दोनों ने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा। अजय धीमी आवाज में बोला, मां, मुझे पता है तुम हाल में थोड़ी ज्यादा संवेदनशील हो रही हो, शायद। वो रुक गया, लेकिन मैं समझ गई। उसने आगे कहा, शायद हार्मोनल चेंजेस, उम्र का तकाजा। मैंने अंदर तक गुस्सा महसूस किया। मेरा बेटा मुझे हिस्टेरिकल औरत बता रहा था क्योंकि मैं अपना हक मांग रही थी, लेकिन मैंने आवाज स्थिर रखी। ये हार्मोन्स का नहीं अजय, ये सम्मान का मामला है। पिछले 5 सालों में न तुमने मुझे सम्मान दिया, न तुम्हारी पत्नी ने। अजय ने मेरा कंधा थपथपाया, बचपन वाला अंदाज। जब उसे कुछ चाहिए होता था तब ऐसा करता था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था, वो एक 32 साल का आदमी था जिसने हर झगड़े में अपनी मां से ज्यादा अपनी पत्नी का साथ दिया था। उसने कहा, ठीक है मां, मैं समझता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन ये सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, न्यू ईयर के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल, उनका नॉर्मल, जहां मैं अदृश्य हूं, जहां मैं सिर्फ तब मौजूद हूं जब उन्हें जरूरत हो, जहां मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। मैंने कहा, नहीं अजय, अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि मैं कल सुबह निकल रही हूं। दोनों एकदम चौंक गए। रिया की आवाज कर्कश हो गई। कल सुबह? आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरा परिवार 3 दिन बाद आ रहा है। मैंने कहा,
तो पहले पूछना चाहिए था, मुझे नौकरानी समझने से पहले। मैं इत्मीनान से कॉफी का कप धो रही थी, उन्हें दिखाने के लिए कि उनकी चीख पुकार का मुझ पर कोई असर नहीं। अजय पैर पटकते हुए खड़ा था। वो अपनी चिल्लाती पत्नी का समर्थन करने और मुझसे बात करने के बीच फंसा हुआ था। उसने धीमी आवाज में पूछा, माँ, तुम कहाँ जा रही हो और कब लौटोगी? मैंने सहजता से कहा, इंदौर, अपनी बहन के पास, न्यू ईयर के बाद लौटूंगी। ये झूठ था, जरूरी झूठ, क्योंकि मेरी असली योजना उन्हें अभी नहीं बतानी थी। रिया कांपते हुए बोली, लेकिन मैंने सबको बता दिया है। संजय मामा को तो बहुत खुशी हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस बार सुमित्रा जी के हाथ का खाना खाकर मजा आएगा। मैंने कहा, ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। रिया का गुस्सा अब लाचारी में बदल रहा था। उसकी मैनिक्योर्ड उंगलियां काउंटर को कसकर पकड़ रही थीं। अचानक वो नया दांव खेली। उसकी आंखें नम हो गईं। बोली, सुमित्रा जी, आप मेरी दूसरी मां समान हैं, आप हमें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। भावनात्मक ब्लैकमेल। मैंने ये नाटक सैकड़ों बार देखा था, अब ये मुझ पर नहीं चलने वाला था। मैंने कहा, अगर सच में मां समान मानती तो नौकरानी जैसा बर्ताव न करती। वो तुरंत पलटी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा आपको परिवार के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, आपको उपयोगी महसूस करना पसंद है। उपयोगी, ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभा। 5 साल मैं यही मानती रही, उपयोगी रहूंगी तो घर में मेरे जगह बनी रहेगी। लेकिन अब समझ आ गया था कि उपयोगी बनते बनते मैं परछाई बन गई थी। मैंने कहा, हाँ रिया, तुम सही कह रही हो, मुझे उपयोगी महसूस करना पसंद है, लेकिन अब मैं खुद के लिए उपयोगी बनूंगी। अजय ने हड़बड़ी में कहा, माँ, ये सही नहीं है, हमें नए अपार्टमेंट के लिए डिपॉजिट देना पड़ा है, सारी सेविंग्स खत्म हो गई हैं, केटरर के पैसे कहाँ से आएंगे? नया अपार्टमेंट, ये खबर मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मैंने पूछा, कौन सा नया अपार्टमेंट? दोनों ने अपराधी नजरों से एक दूसरे को देखा। अजय ने जूते देखते हुए कहा, हम तुम्हें बाद में बताने वाले थे। शहर के सेंटर में एक अच्छा 3 बेडरूम फ्लैट मिला है। जिम वाला सोसाइटी बहुत महंगा है, लेकिन निवेश के लायक। मैंने पूछा, और पैसे? रिया के चेहरे पर अचानक चमक आई। वो बोली, इसीलिए तो ये दिवाली परफेक्ट होना जरूरी है। संजय मामा बहुत उदार हैं, अगर उनसे अच्छे से मिले तो अजय के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। विक्रम जीजा रियल एस्टेट में हैं, उनके कनेक्शन है, अगर सब ठीक रहा तो हमें लोन में मदद मिल जाएगी। अब सारी तस्वीर साफ हो गई। ये परिवार का मिलन नहीं था, ये पैसा कमाने की योजना थी, अमीर रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने का प्लान। और उस प्लान की बुनियाद मैं थी, मेरे हाथ का खाना, मेरी मेहनत, मेरी मौजूदगी। मैंने कहा, अच्छा, मतलब तुम्हारे अमीर रिश्तेदारों को लुभाने के लिए परफेक्ट दिवाली चाहिए, इसलिए मेरी जरूरत है। रिया ने जल्दी से कहा, बिल्कुल, मुझे पता था आप समझेंगी, आप बहुत समझदार हैं सुमित्रा जी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ रिया, मुझे अब सब समझ आ गया है, इसलिए मेरा फैसला अंतिम है, मैं कल जा रही हूं। दोनों के चेहरे से आखिरी उम्मीद भी गायब हो गई। रिया चिल्लाई, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही हैं। मैंने कहा, ये ड्रामा नहीं है, ये सोचा समझा फैसला है। जब तुम्हारा परिवार आएगा और देखेगा कि ना मेजबान है, ना खाना, ना सजावट, तो वे खुद समझ जाएंगे कि तुमने बड़े बड़े दावे किए लेकिन संभाल नहीं पाई, और यही सच होगा। अजय हताश स्वर में बोला, माँ प्लीज, अगर तुम्हें सच में छुट्टी चाहिए तो न्यू ईयर के बाद ले लो, हम तुम्हारी ट्रिप, होटल सब पेमेंट कर देंगे। मैंने मन में सोचा, कौन से पैसों से? अभी तो कहा कि सारी बचत खत्म हो गई, लेकिन मैंने सिर्फ कहा, ऑफर अच्छा है अजय, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। उस रात घर में तूफान मचा रहा। लिविंग रूम से उनकी लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। रिया रो रही थी, अजय समझा रहा था। मैं अपने कमरे में बंद होकर बैग पैक कर रही थी। हर कपड़ा मोड़ते हुए मुझे लग रहा था कि मैं अपनी आज़ादी की ओर एक कदम और बढ़ा रही हूँ। मैंने पैंट्री खाली कर दी, फ्रिज साफ कर दिया, दिवाली की सजावट, अच्छी क्रॉकरी, टेबल लिनन सब अपनी अलमारी में लॉक कर दिया। घर की मेड का पेमेंट मैं ही करती थी, लेकिन क्रेडिट रिया लेती थी। मैंने उस सर्विस को भी कैंसिल कर दिया। अब उन्हें खुद पता चलेगा कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। सुबह 6 बजे मैं तैयार थी, सूटकेस नीचे लाई, रसोई के टेबल पर छोटा सा नोट रखा, मैं जल्दी निकल रही हूँ, घर अब तुम्हारे हाथ में है, अपना न्यू ईयर अच्छे से मनाओ। 7 बजे टैक्सी आई, मैंने घर की ओर आखिरी बार देखा। ये घर कभी मेरा स्वर्ग था, फिर जेल बन गया, और अब फिर से मेरा किला बनेगा। मैं चुपचाप बैठ गई,
टैक्सी चली। मेरे अंदर कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। असली तूफान तो अब आने वाला था और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। टैक्सी जैसे ही शहर की मुख्य सड़क से बाहर निकली, मेरे कंधों से जैसे 5 साल का बोझ उतर गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सुबह की धूप हल्की थी, कोहरा अभी भी पेड़ों पर चिपका हुआ था। मेरी मंजिल एक लग्जरी होटल था जो शहर से थोड़ा बाहर समुद्र किनारे बना हुआ था। मैंने वहां एक प्रशस्त सूट बुक किया था, समुद्र का नज़ारा वाला, बैल्कनी वाला, 24 घंटे रूम सर्विस वाला। 5 साल में पहली बार मैं खुद के लिए कुछ कर रही थी। कोई आदेश नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाय बनाने की घंटी नहीं, सिर्फ शांति। होटल पहुंचकर मैंने चेक इन किया। रिसेप्शन पर लड़की ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम मैम, आपका सूट तैयार है। मैंने सूटकेस खुद उठाया, कोई मदद नहीं मांगी। लिफ्ट में अकेली खड़ी थी। कमरे का दरवाज़ा खोला तो समुद्र की लहरों की आवाज़ सीधे अंदर आई। मैं बालकनी पर गई, ठंडी हवा चेहरे पर लगी। मैंने गहरी सांस ली। नीचे समुद्र नीला और अनंत फैला था। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी भी अब अनंत हो गई है, कोई बंधन नहीं। मैंने फ़ोन निकाला और पूरी तरह साइलेंट कर दिया। आज से कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं उठाना था। पहला दिन मैंने सिर्फ आराम किया, नहाया, बालकनी में बैठकर कॉफ़ी पी, रूम सर्विस से लॉबस्टर थर्मिडोर ऑर्डर किया। ऐसा कुछ जो मैंने कभी खुद के लिए नहीं बनाया होता, क्योंकि रिया कहती थी कि ये फिजूल खर्च है। मैंने धीरे धीरे खाया, स्वाद चखा। पहली बार किसी ने नहीं पूछा कि खाना कैसा बना। कोई क्रेडिट नहीं ले रहा था, सिर्फ मैं और मेरा समय। शाम को मैं समुद्र किनारे टहलने गई। रेत पर पैर रखे, लहरें पैर छूकर वापस गईं। मैंने सोचा 5 साल पहले अगर मैंने ऐसा कदम उठाया होता तो शायद आज इतना दर्द ना सहना पड़ता। लेकिन अब देर नहीं हुई थी। 65 की उम्र में भी नई शुरुआत हो सकती है। उस रात मैं अच्छी नींद सोई, सालों बाद बिना किसी टेंशन के। सुबह उठी तो फ़ोन पर मिस्ड कॉल्स की बाढ़ थी। अजय के 12, रिया के 25, कुछ मैसेज भी। अजय का, माँ तुम ठीक तो हो ना, कहाँ हो? रिया का, सुमित्रा जी प्लीज़ फ़ोन उठाओ, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कुछ नहीं रिप्लाई किया। मैं जानती थी कि अब घर में हड़कंप मचा होगा। पैंट्री खाली, फ्रिज खाली, क्रॉकरी लॉक। वे पहली बार महसूस कर रहे होंगे कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होना था। दरअसल पिछले 2 महीनों से मैं चुपचाप योजना बना रही थी। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब मैं अजय के ऑफिस रूम की सफाई कर रही थी। वहाँ कागज़ों के ढेर में एक पुराना फोल्डर मिला। उसमें बैंक स्टेटमेंट्स, ईमेल, प्रिंटआउट्स, कुछ कानूनी दस्तावेज थे। पहले तो मुझे लगा कि ये अजय के बिजनेस के हैं, लेकिन बार बार रिया का नाम नजर आ रहा था। मैंने चुपके से सब देखा। जो सामने आया उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। रिया ने अजय के नाम पर गुप्त क्रेडिट कार्ड बनवाए थे।